Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 4th January 2021. Let's start the session. हमारी पहली न्यूज़ है कोविड वैक्सीन की। रोज़ डेली न्यूज़ आ रही है। तो अब ये जो दो वैक्सीन है इनमें प्रॉब्लम क्या आई है, एक तो कोविड शील्ड एंड कोवैक्सीन। इनमें ये आ रहा है कि इसका जो थर्ड फेज़ का ट्रायल हुआ है उसका जो आउटपुट होना चाहिए, ट्रायल का जो रिजल्ट आना चाहिए, वो अभी पब्लिक नहीं किया गया है। तो बहुत लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि दवाई सही है या नहीं है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये ध्यान रखना है दोनों दवाई किस किस कंपनी की है। जैसे कोवैक्सीन वाली जो दवाई है ये इंडियनजसली डेवलप्ड है, इसे बनाया भारत बायोटेक ने आईसीएमआर की हेल्प लेके। लेकिन ये जो कोविड शील्ड वाली है इसे बनाया पुणे बेस्ड एक सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफर्ड। इन दोनों को यूज़ किया जा रहा है। तो बस आपको नाम ध्यान होना चाहिए। कल मैंने आपको एक ऐप का नाम भी बताया था जो कोविड के लिए बनाया गया है स्पेशल, ताकि वैक्सीन का हमें पता चल सके कितनी वैक्सीन कहाँ आ रही है, कितनी कहाँ जा रही हैं। तो बस आप इनका नाम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हमारी पहली न्यूज़ यही थी। जो न्यूज़ होगी उसमें शॉर्ट बताऊंगा, मैक्सिमम न्यूज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे दूसरी न्यूज़ है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो सकें। अब क्या हुआ है केस कि एक कोई लड़की थी के.एम. प्रियंका जी, तो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था फॉर अ मेडिकल ऑफिसर इन सीएपीएफ। तो उनका जब मेडिकल हुआ तो उसमें एक ये प्रॉब्लम पाई गई। आप ये याद भी कर सकते हैं कौन सी है, क्यूबिटस वेलगस। ये आप भी चेक करिएगा आपके अंदर ये डिफॉर्मिटी तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके हाथ में एक जो आपका हाथ जो कनेक्ट होता है बॉडी से, वो थोड़ा डिग्री पे कनेक्ट होना चाहिए। मतलब 20 डिग्री इसमें बोला गया कि कम से कम 20 डिग्री पे होना चाहिए। तो इनका जो था वो 18 या 19 डिग्री पे था। तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एक कोर्ट में चली गई थी। तो कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि सीएपीएफ या आर्म फोर्सेज में जो मेडिकल में जो ऑफिसर्स होते हैं या मेडिकल के जो डॉक्टर होते हैं जो आर्म फोर्सेज में होते हैं, वो जो कहेंगे वही उसी को सही माना जाएगा। 1% की डिफॉर्मिटी भी बहुत बड़ा कॉज कर सकती है इन आर्म फोर्सेज। तो आप भी अगर आप सीडीएस सीएपीएफ किसी की भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा लीजिए, क्योंकि इसमें क्लियरली लिख रहा है कि इन्होंने रिटन क्लियर करा था। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है के.एम. प्रियंका आफ्टर क्वालिफाइंग इन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर करा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीईटी को क्लियर किया, लेकिन मेडिकल में बाहर हो गई। तो आप भी अगर कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को देख लीजिए कहीं से कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये देखिए इनका था कैरिंग एंगल जो था वो 20 डिग्री बोथ साइड होना चाहिए, लेकिन इनका जो था वो देखिए 18 डिग्री है। क्यूबिटस वेलगस कैरिंग 18 डिग्री। तो बस दो डिग्री के चक्कर में इनका नहीं हो पाया। तो आप भी अपना बॉडी चेकअप करा सकते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके, पूरा अच्छे से हो सकता है। तो ये मैंने बस आपको बताने के लिए कि ऐसा भी हो जाता है। देखिए सो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ क्या होगी वो देख लेते हैं। हाँ, एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है, इसे मैं थॉरोली कवर करूँगा क्योंकि आपके पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्योंकि फार्मर के ऊपर है, फार्मर भी ठीक है लेकिन ये वुमेन्स फार्मर के ऊपर है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आता है अगर एससे लिखने के लिए कुछ भी आता है तो उसमें आप ये पूरा डेटा स्टैट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी एजुकेशन पे आए या फार्मर पे आए तो आपको एक आदमी का नाम याद रखना है, वो आपके एसए में होना ही चाहिए। उसका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। सो एम.एस. स्वामीनाथन इन्होंने दोनों जगह रिपोर्ट दी है, फार्मर्स की भी एक अच्छी रिपोर्ट दी है और एजुकेशन पे भी एक अच्छी रिपोर्ट दी है। तो इन्होंने ये बोला था एक बार कि वुमेन ने ही पहली बार क्रॉप को डोमेस्टिकेट मतलब क्रॉप को उगाना शुरू करा था, ना कि मैन ने। ये भी आप अपने एस्से को ऐसे लिख सकते हैं कि वंस एम.एस. स्वामीनाथन शेयर कि वुमेन्स स्टार्टेड फॉर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप रादर मैन। तो आपका तो पहला लाइन हो गया। इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं डेटा बता रहा हूँ आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं, इसमें से कोई 1 या 2 डेटा याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला जो ये डेटा है ये तो डायरेक्ट पहले वाले पेपर में पूछा जा चुका है कि कितने % रूरल वुमेन जो है जो एग्रीकल्चर में काम करती हैं। उसमें अप्रॉक्स पूछा था पिछले से पिछले साल पेपर में, तो उसमें 60%, 70%, 80% ऐसे लिखा हुआ था। तो अगर एकदम टारगेटेड है तो 73.2% रूरल वुमेन है। रूरल वुमेन मतलब गांव में जो वुमेन्स रहती हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू कल्चरल सोशल एंड रिलीजियस फोर्सेस इनको ओनरशिप नहीं दी जाती है। मतलब अगर कोई काम भी कर रही है वुमेन उस लैंड पे, लेकिन उसके नाम पे वो कभी जमीन आ ही नहीं पाती है। फिर आगे क्या लिखा है, द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट। ये आप सर्वे को भी डायरेक्ट इसमें कोट कर सकते हैं अपने पेपर में कि 83% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो केवल आदमियों के नाम है। मेंस के नाम 83% लैंड है, लेकिन 2% लैंड केवल वुमेन्स के नाम है। और जो इनहेरिटेंस लैंड होती है, जैसे अगर मेरे कोई लड़की है, किसी के भी लड़की है, तो वो जो लैंड है वो वुमेन को ट्रांसफर ही नहीं होती, केवल मैन को ट्रांसफर होती है। तो आपको इतना भी ध्यान रखना है। बिसाइड 81% ऑफ द वुमेन एग्रीकल्चर लेबर
और जो 81% जो लेबर है वो SC ST या OBC में आती है, तो वैसे लैंडलेस रह जाती है। तो ये आप इस तीनों में से कोई भी एक डेटा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला डेटा है। फिर अगर किसी के पास लैंडलेस कोई वोमेन है तो उसके रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया जाएगा एज एग्रीकल्चर लेबर। अगर सरकार ने उसे रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं करा कि एग्रीकल्चर लेबर है, तो जितनी सरकार फायदा देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी या कोई भी स्कीम लाती है, तो सरकार तो स्कीम उन्हीं लोगों के लिए लाती है ना जिनको सरकार के बारे में पता है, जिनकी लैंड है, जो कहीं रजिस्टर्ड है। लेकिन ये वोमेन है तो ये कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है क्योंकि इनके पास लैंड ही नहीं है, तो इनको किसी भी स्कीम का फायदा नहीं होता। जैसे लोन वेवर स्कीम, आपको पता है लोन माफ हो जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस स्कीम या जितनी भी सब्सिडीज आती हैं वो इन वुमेन्स पे पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आप अपने आंसर में ये भी लिख सकते हैं। फिर अब पहला इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है कि जो अभी नए फार्मर लॉज आए हैं उनमें क्या दिक्कत आएगी वुमेन्स को, ये भी बताया गया। तो पहली दिक्कत तो जो मेंस या वुमेन्स को दोनों को आ रही है वो MSP। ये जो 3 नए लॉज आए हैं, आज का क्वेश्चन यही है कि कौन कौन से 3 लॉज आए हैं, उनका शॉर्ट में आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल का जो मैंने आंसर पूछा था, सबसे ज़्यादा रामसर साइट ने यूपी में अभी ऐड हुई है, तो टोटल 8 रामसर साइट हो गई हैं यूपी में। तो आप चेक कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट अब है यूपी में। कल मैंने कौन सी बताई थी? कल मैंने बताई थी दीपर भील, जो कि थी आसाम में। आसाम में केवल एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है दीपर भील। फिर आज का क्वेश्चन ये है कि आज जो नए 3 फार्मर लॉज आए हैं उनका नाम क्या है। तो इन लॉज में MSP का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये तो पहली प्रॉब्लम। दूसरा ये बोला गया है कि वुमेन आर बेयरली इन अ पोजीशन। वोमेन इतनी पढ़ी लिखी है ही नहीं। अगर मान के चलिए 3 नए लॉ आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जितनी बड़ी कंपनियां वो सीधे फार्मर से सामान खरीदेंगी, लेकिन वोमेन्स के पास इतनी जानकारी नहीं है, तो वो उन लोगों से नेगोशिएट कैसे करेंगी? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे सीधे फार्मर से बात करने। यही तो ये नया लॉ यही तो बोल रहा है कि डायरेक्ट हम लिंक कर रहे हैं, बीच में से मंडीज को हटा रहे हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस आएंगे और सीधे फार्मर से डील करेंगे। तो वोमेन्स ये कह रही है जब हमारे पास लैंड ही नहीं है, हमारे पास हम इतने सक्षम ही नहीं है, तो हम कैसे उनसे बार्गेनिंग करेंगे? वो तो कहेंगे कि हम 2 रुपए किलो से आपकी चावल या कुछ भी लेना चाहते हैं तो हमें बेचनी पड़ेगी। तो हमारे पास बिल्कुल भी बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी, नो बार्गेनिंग पावर। और सबसे ज्यादा दिक्कत है स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को, क्योंकि उन्हें फोर्स हो जाएंगे वो कि क्योंकि मंडी में जा नहीं सकते। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि वैसे सरकार जो कर रही है वो एक तरह से सही भी है, वो ये नहीं बोल रही है कि हम मंडीज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन फार्मर के अंदर ये डर बैठ गया है कि एक बार कॉर्पोरेट हाउसेस हमारे साथ डायरेक्ट डील करने लग गए तो मंडीज बंद हो जाएंगी। और सरकार भी एक तरह थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर रही है, क्योंकि उसने MSP का कहीं जिक्र ही नहीं करा है लॉज में। तो जो फार्मर्स हैं उनकी ये भी एक कंडीशन है कि आप क्लियरली MSP को मेंशन करिए इन लॉज में कि हम MSP को खत्म नहीं करेंगे। तो टोटल न्यूज़ 30 के बारे में आप पूरा एक अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, और अच्छा सा बहुत ही बढ़िया लिख सकते हैं, और डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आपने इस साल का पेपर देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पूछे गए और एकदम ब्रॉड थीम्स पे। ऐसा नहीं है कोई नैरो थीम थी, बहुत ब्रॉड थीम पे। एक तो वोमेन के ऊपर पूछा गया। सो हम आगे पर चलेंगे। तो इसमें आपको बस को ये जानना है कि नेंद्रन, ये पूछ लेता है कभी कभी कि नेंद्रन किस वैरायटी का नाम है। तो नेंद्रन एक बनाना की वैरायटी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, NENDRAN। तो वो पूछ सकता है नेंद्रन किसकी वैरायटी है, तो आपको पता होना चाहिए बनाना की है। अभी 2-3 दिन पहले एक RH-14 एंड RH-18 करके नई वैरायटी लॉन्च हुई है, तो ये भी पूछ लेगा कभी RH-14 और RH-18 या 24 ये किसकी वैरायटी है। तो आप याद रखिएगा ये व्हीट की वैरायटी है, व्हीट। तो ये नेंद्रन किसकी वैरायटी है? बनाना की वैरायटी है, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए। सो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडिया जर्नी टू 5 ट्रिलियन क्लब, ये एक एडिटोरियल नहीं बोल सकते, छोटा सा ऐसे बोल सकते हैं। मधुकर कोटवे अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऐसे लिखा है कि कैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि हाउ इंडिया बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट या जो भी इसकी PDF है वो मैं सीधे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ समझा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसे ही है 300-400 वर्ड का जो आपको सीधे अपने CAPF में लिखना होता है, उतने ही वर्ड्स का लिखा हुआ है। तो मैं सीधे इसे टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, आप वहां जाके रीड कर सकते हैं। अगर लगता है किसी को कि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं कल इसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छा एडिटोरियल बोल सकते हैं इसे, या ऐसे बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये बना बनाया ऐसे आप पूरा डेटा यूज कर सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ क्या होगी? हाँ देखिए, बस आपको ये याद रखना है कि फसाई क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कैप कर दिया है। वैसे आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांस फैटी एसिड, जो एसिड पाए जाते हैं ऑयल्स और फैट्स में, उसको लिमिट कर दी है कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितना? 3% फॉर 2021 एंड 2% फॉर 2022। पहले लिमिट 5% थी,
लेकिन अब इसको और कम कर दिया गया है। तो ट्रांस फैटी एसिड जितने भी ऑयल्स में पाए जाते हैं वो केवल 3% रहेंगे 2021 तक, फिर और कम हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे फ्रॉम 2022। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन आप दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि हम न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो मैं कोई न्यूज़ छोड़ूंगा नहीं। बहुत लोग यही बोलते हैं कि सर आप न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, आपकी जो न्यूज़ है उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं 1 साल की न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें से मुश्किल से 10 या 12 या 14 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इसका फायदा दूसरे पेपर में बहुत बहुत ही ज़्यादा लगेगा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल सीएपीएफ के लिए बता रहा हूँ, मैं तो सारे एरिया कवर कर रहा हूँ ना, जितने भी एग्जाम्स है, सीडीएस, एफकेट या जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है, एनडीए, वो सब इससे कवर होंगे। एक ही पेपर से सारी न्यूज़ आती है, मेरे को जितना लगता है आपको ज़्यादा ब्रॉड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जितनी, मैं तो आपको 1-2 दिन पहले की भी न्यूज़ बताता हूँ क्योंकि मैंने कहीं डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ी होती है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप उसे कहीं लिख लिया करिए, जैसे आज मैंने वीट के बारे में बता दिया है तो आप उसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कल मैंने आपको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था जो आरबीआई करती है, तो उसको कहीं लिख लिया करिए। तो ऐसे होता है। सो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ जो होगी, हाँ, सीवीसी सेट्स फॉर टाइमलाइन फॉर विजिलेंस केसेस। अभी सीवीसी ने शुरू कर दिया विजिलेंस केसेस को कि अभी इन्हें टाइमलाइनली सॉल्व करिए। सीवीसी के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूं, तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आए तो बताइएगा, ये आपके लक्ष्मीकांत का टॉपिक है तो आप कवर करिए इसे। नहीं आएगा समझ में तो मैं फिर से बता दूंगा। फिर हाँ, एक सुलेमानी है, इनको आपको पता है पिछले साल यूएस ने बॉम्ब से मार दिया था। तो इराक के चीफ थे, आर्मी चीफ, इनका नाम क्या है, बस नाम याद रखिएगा, जनरल कासिम सुलेमानी। बहुत इनका न्यूज़ में आया था कि इन्हें उड़ा दिया गया है। तो अब इनकी 1 साल हो गई है मरने की, तो अब इसीलिए जाम लगा रहे हैं लोग वहाँ के। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, शायद ऊपर रह गई, मैं वो कवर करना चाह रहा था। और पढ़ते रहिए प्लीज़, आप गैप मत डालिएगा अपने। आप सीडीएस का पेपर बहुत क्लोजली आ गया। हाँ, ये देखें, हैवी रेन लैशेस सिटी हेल लाइक टुडे। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद या नॉर्थ वाले रीजन में, आप बोल सकते हैं। तो ये क्यों हो रही है? सर्दियों में यहाँ बारिश होने का एक ही रीज़न है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जैसे आपको नाम ही से पता चल रहा है, वेस्ट की साइड में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो ये मेडिटेरियन वाला जो रीजन है, ईरान, इराक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चलनी शुरू होती हैं जो इंडिया तक आती हैं ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि इस साइड अपना टेम्परेट साइक्लोन होता है वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न साइड पे जब टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होते हैं तो उसकी वजह से हमारी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ वाले रीजन में विंटर के समय बारिश होती है। तो दिल्ली, अगर कोई पूछता है कि दिल्ली में या नॉर्थ वाले रीजन में सर्दियों में बारिश क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, तो इसका आपका या तो आंसर हो सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या किस हवा की वजह से होती है तो इसको बोलते हैं वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, या ये पूछ सकते हैं किस साइक्लोन की वजह से होती है तो टेम्परेट साइक्लोन। ये 3 चीज पूछ सकता है, तो मैंने तीनों आपको बता दी। फिर सर्दियों में बारिश अपने नीचे की साइड, नीचे क्या, तमिलनाडु, केरल, फिर नीचे की साइड जो बारिश होती है जैसे हमारे तमिलनाडु, केरल या नॉर्थ साउथ वाले रीजन में, वो क्यों होती है, वो होती है हमारे रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो याद रखिएगा, अगर नॉर्थ वाले रीजन में सर्दियों में बारिश हो रही है तो हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, लेकिन हमारे साउथ वाले रीजन में जैसे तमिलनाडु, केरल वाले रीजन में अगर बारिश हो रही है तो वो होती है हमारी रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। तो ये सिंपल 2 चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। गर्मियों की बारिश जो होती है वो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, सर्दियों की बारिश जो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। तो 2 डिफरेंट चीजें। सर्दियों में अगर बारिश हो रही है तो उसमें कौन सी हवा चलेगी, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, और लेकिन अगर गर्मियों में बारिश हो रही है उसमें कौन सी हवा चलेगी, उसमें ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम चलती है। तो ये 2 जेट स्ट्रीम्स की वजह से भी होती है। तो आज का बस इतना ही था। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं सीधे कमेंट सेक्शन में। और आज का क्वेश्चन ये है कि 3 फार्म लॉज कौन कौन से मैंने पूछे हैं उनका आपको आंसर देना है। मैंने रामसर साइट के बारे में आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में।